बात महंगाई की करते हैं। महंगाई के मोर्चे पर डबल झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल और खाने पीने की चीजें महंगी होने से देश में रिटेल महंगाई 6 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। वहीं महंगे ईंधन के कारण थोक महंगाई भी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। महंगाई किस तरह आम लोगों पर असर डाल रही है? तो देखिए, वो दाम जो लगातार बढ़े और लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसमें ईंधन तेल, खाद्य तेल, दाल, फल, अंडा, सॉफ्ट ड्रिंक और ट्रांसपोर्ट शामिल है। अगर अब अप्रैल से मई महीने की बात करें तो इस बीच ईंधन तेल के दाम 38% बढ़ गए हैं। यानी जो आप देख रहे हैं, करीब करीब हर दिन 20 से 30 पैसे की बढ़ोतरी तेल के दामों में हो रही है। हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो उससे 38% इजाफा हो गया है कीमतों में। खाद्य तेल की अगर बात करें तो इसमें 30% की बढ़ोतरी हो गई है एक महीने में। यानी जो तेल आपको 100 रुपए में 1 लीटर पहले मिल जाता था, अब उसके लिए आपको 130 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। दाल की बात करें तो ये भी 10% महंगी हो गई है। फल की बात करें तो 12% की महंगाई इसमें देखी गई है। अंडा 15% महंगा हो गया है। सॉफ्ट ड्रिंक 15% महंगा हो गया है और ट्रांसपोर्ट में भी 12% महंगाई देखी जा रही है। यानी कुल मिलाकर आपकी जेब पर बोझ बढ़ गया है। Hello friends, welcome to Study Break Daily Dose of GK. Today's topic is, are oil price increases justified in India? भारत में जो तेल की कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है, क्या वो जस्टिफाइड है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल मार्केट है और हम यूज़ करते हैं 212 मिलियन टन ऑयल हर साल। 212 मिलियन टन, जिसमें से हम प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ 35 मिलियन टन। मतलब हम 85% इंपोर्ट करते हैं ऑयल को। 85% इज़ अ ह्यूज नंबर फॉर अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया। भारत जैसे एक विशाल देश के लिए 85% ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट के हिसाब से चलना बहुत ही बड़ी बात है। सालों से राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने ये रीज़न दिया है ऑयल प्राइसेस के टैक्सेस के लिए कि ये हम यूज़ करते हैं, ये जो पैसा आता है ये हम यूज़ करते हैं सोशल स्कीम्स में। लेकिन क्या ऑयल प्राइस बढ़ा के सोशल स्कीम को फंड करना जस्टिफाइड है? ऐसा नहीं होता है क्या कि जो गरीब लोग हैं या फिर मिडिल क्लास लोग हैं वो भी पेट्रोलियम से बने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो भी पेट्रोलियम यूज़ करते हैं? आजकल हर किसी के पास गाड़ी होती है, हर किसी के पास स्कूटर या मोटरसाइकिल होता है। तो क्या वहाँ पे गरीब लोगों को पैसा नहीं लगता है ज़्यादा पेट्रोल कमाने के लिए? जो हमारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है, पेट्रोलियम केमिकल प्रोडक्ट्स होता है, वहाँ पे पेट्रोलियम लगता है, वो क्या सिर्फ अमीर लोग खरीदते हैं? सोचिए इस बात को। क्या ये जो एडिशनल पैसा टैक्सेस के थ्रू पेट्रोल या डीजल से आता है वो सोशल स्कीम्स में डालना जस्टिफाइड है? ये वाला पेट्रोल और डीजल का प्राइस है 2018 में दिल्ली में। तो आप देखिए, जो एक्चुअली प्राइस चार्ज होता है डीलर्स को, वो पेट्रोल का होता है 35.7 रुपीज़ पर लीटर होता था 2018 में। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है 19.5 रुपीज़ पर लीटर, मतलब 26% ऑफ द टोटल प्राइस। अगर हम ले लेते हैं कि 74.6 रुपीज़ पेट्रोल का टोटल प्राइस है दिल्ली में 2080 में, उसमें से 19 रुपये 50 पैसे आप दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो स्टेट टैक्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, उस पर आप दे रहे हैं 15.9, मतलब 15.9 रुपीज़। और डीलर का कमीशन होता है, वो ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ अराउंड 3.6। डीजल का अगर आप देखते हैं तो 38.4 रुपीज़ का प्राइस होता है डीजल का। ये जो प्राइस चार्ज टू डीलर्स होता है ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइस प्लस फ्रेट चार्जेस मिला के होता है। तो वो डीजल का होता है 38 रुपीज़ 40 पैसा, लेकिन उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट से 15 रुपीज़ 30 पैसा। 2 रुपये 50 पैसे लगते हैं डीलर कमीशन के और लगभग 10 रुपये लगते हैं वैट, मतलब स्टेट जो टैक्स लेती है। इसका मतलब है मोर देन डबल ऑफ द मनी goes to dealers and the center and the state. हम देते हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का 260% प्राइस। क्या मतलब है इस चीज़ का? इसका मतलब है अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस है 100 रुपये, तो हम उसके लिए पे करते हैं 260 रुपये।
दूसरे देश, कोई भी यूरोप का देश जनरली पे करता है 65% ज़्यादा। मतलब अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है 100 रुपये तो वो पे करती है 165, यूके पे करती है 162, जापान पे करता है, जापान के लोग पे करते हैं 145 और यूएस के लोग पे करते हैं 120 रुपया अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है 100 रुपये का। इनफैक्ट हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पे भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंडिया से काफ़ी कम है। तो ये है जून 15, मतलब आज के डेट पे, और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हमारे 4 मेट्रोज़ में। आप देख सकते हैं मुंबई में पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। वहीं पे डीजल का अगर देखें मुंबई में 95 रुपीज़ हो चुका है। दिस इज़ एक्सट्रीमली एक्सक्रूशिएटिंग ऑन आवर पॉकेट्स। ये है ब्रेकअप ऑफ द पेट्रोल प्राइस। अब देखिए जो बेस प्राइस होता है वो लगभग आज के रेट पे 36% ही होता है टोटल प्राइस का। फ्रेट चार्जेस लगभग 0.2% कुछ ऐसा होता है। एक्साइज ड्यूटी होता है 37%, मतलब जो बेस प्राइस है उससे ज़्यादा सेंटर का टैक्स जाता है, उसके ऊपर 23% जाता है स्टेट को, और डीलर कमीशन 4% होता है। तो आप देख सकते हैं 37 और 23, मतलब आपका टोटल 60% ऑफ द पेट्रोल प्राइस दैट वी पे वो जाता है गवर्नमेंट को। प्राइस काफ़ी कम होता है। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो पेट्रोल प्राइस को अफेक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स सबसे पहला तो कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल है। आज अगर देखेंगे, आज के दिन में अगर आप देखते हैं तो इंटरनेशनली प्राइस है ऑयल का $60 पर बैरल, मतलब लगभग 28 रुपीज़ पर लीटर। हम लोग कितना पे कर रहे हैं? हम लोग पे कर रहे हैं 100 रुपीज़ पर लीटर। 28 रुपीज़ पर लीटर है प्राइस, हम लोग पे कर रहे हैं 100 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, इंक्रीज डिमांड होता है। ऑफ कोर्स आज के दिन में कोविड-19 सेकेंड वेव का जो नंबर्स है वो कम हो रहा है इंडिया में, मतलब हर कोई फ्यूचर के लिए पॉजिटिव है, तो वो लोग ज़्यादा पेट्रोल लेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे पेट्रोल, क्योंकि बिजनेसेस खुलने वाले हैं, क्योंकि व्हीकल्स चलने वाले हैं, तो पेट्रोल का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, उसके हिसाब से भी प्राइस बढ़ता है। सप्लाई और डिमांड में मिसमैच है। अगर आप देखते हैं तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑयल रिज़र्व या बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्शन नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया डिपेंड करता है ऑयल रिफाइनरीज़ के ऊपर। ऑयल रिफाइनरीज़ में सप्लाई और डिमांड का एक मिसमैच होता है। जितना उनको चाहिए ऑयल इंडिया के डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उतना सप्लाई नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। कोविड-19 की वजह से बहुत सारा शिपमेंट भी रुका हुआ है। ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच लीड्स टू द प्राइस राइज इज टैक्स रेट्स। बहुत ज़्यादा टैक्स है हमारा। गवर्नमेंट बहुत दिनों से सोच रही है कि इस चीज़ को कम करेंगे, लेकिन नथिंग इज़ हैपनिंग से ऑन द ग्राउंड। सब कुछ पेपर में हो रहा है। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे तो 2010 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटेड द ऑयल प्राइसेस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती थी कि ऑयल प्राइस कितना होगा, और वो सब्सिडाइज करती थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम या भारत पेट्रोलियम। लेकिन 2010 में उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया, और 2014 में डीजल प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया। क्या मतलब है इसका? 2010 से ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ये डिसाइड कर रहे हैं कि ऑयल का प्राइस कितना होगा। इसकी वजह से पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना टैक्स लेती है और इंटरनेशनल मार्केट में कैसा डिमांड है। 2017, इनफैक्ट जून 16, 2017 से डेली बेसिस पे इस चीज़ को चेंज किया गया। मतलब हर रोज़ सुबह 6 बजे ऑयल प्राइस डिसाइड होता है, सारे पेट्रोल पंप्स उसको अपडेट करते हैं, और दिन के हिसाब से पेट्रोल प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं, जिससे ये जो पूरा प्रोसेस है पेट्रोल प्राइस गिरने का या बढ़ने का, वो पता चलता है कि इज़ इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर सडनली हुआ है कुछ, सम इंटरनेशनल इवेंट हैज़ लेड टू दिस। रुपी टू डॉलर एक्सचेंज रेट, अगर रुपी का प्राइस अप्रिशिएट होता है तो वो ऑयल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है हमारे यहाँ पे, पब्लिक कंपनीज जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, या फिर प्राइवेट कंपनीज जैसे शेल या रिलायंस, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डॉलर में पे करते हैं ऑयल बैरल्स के लिए।
डॉलर का प्राइस रुपये के हिसाब से कितना चेंज होता है वो अफेक्ट करता है ऑयल के प्राइस को, क्योंकि वो बेचते रुपये में है। लॉजिस्टिक्स भी बहुत बड़ा इशू है आज के डेट पे। आपको पता ही होगा कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारा लॉजिस्टिकल इशू आया है। लॉजिस्टिक्स बहुत ही ख़राब है। हमारे यहाँ पे फ्रीट ट्रेन्स उतने अच्छे नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है, जो ट्रक सिस्टम है वो ठीक नहीं है। तो लॉजिस्टिक्स की वजह से भी ऑयल का प्राइस बढ़ता है। व्हाट शुड इंडिया डू? इंडिया को क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई। क्या मतलब है इस चीज़ का? इंडिया लगभग 60% अपना इंपोर्ट करती है मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, मतलब ओपेक कंट्रीज से, ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज से, जो सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ये सब कंट्रीज हैं। डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले भारत अपना लगभग 10% ऑयल इंपोर्ट करती थी ईरान से, बट वंस डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शनड ईरान, India had to bow down and it could not import oil from Iran. It not just affected the oil prices जो India pay करती है oil के लिए, it also affected India-Iran relationship. Also, after Donald Trump sanctioned Venezuela, तब भी ये बात हुआ कि India used to import oil from Venezuela, लेकिन उसके बाद कर नहीं पाई। इंडिया को इंपोर्ट करना चाहिए हर एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से, मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, सऊदी अरेबिया से थोड़ा, इराक से थोड़ा, ईरान से काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज ईरान इज़ जनरली एन अलाई ऑफ इंडिया, रशिया से, यूएसए से, वेनेजुएला से, कहाँ से भी ऑयल प्रोड्यूसिंग, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं कहीं से भी, वहाँ से इंडिया को इंपोर्ट करना चाहिए ताकि एक बैलेंस बना रहे। कहीं पे भी कोई भी अगर बोलता है कि नहीं हम इंडिया को और पेट्रोल नहीं देंगे, then India can actually go to the other vendor. India has to rethink and optimize taxes. आपने इनिशियल वीडियो में देखा था, हर चीज़ का प्राइस पेट्रोलियम प्राइस के ऊपर या डीजल प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है। गरीबों के लिए आप वेलफेयर स्कीम करते हैं, लेकिन आजकल हर कोई जितना भी गरीब हो वो पेट्रोल या पेट्रोल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। वो बिज़नेस करते हैं, फार्मिंग करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो ट्रैक्टर्स रन करते हैं, जो मशीन्स रन करते हैं फैक्ट्रीज़ में या फार्म्स में, सब पेट्रोल या डीजल पे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हाई होगा तो उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, अगर मशीन नहीं चलेंगे तो उसका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसी से पैसा ले रहे हैं और उसको वेलफेयर स्कीम में दे रहे हैं। इस चीज़ का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। So India needs to rethink its policy. India needs to optimize its taxes. ONGC जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑयल रिजर्व्स को ढूंढना। आजकल ONGC क्या करती है, बाहर के देशों के साथ पैक्ट करती है और उनके देशों में जाके, उनके सीज में जाके वो लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं। ONGC शुड लुक एट इंडिया। इंडिया में भी काफ़ी सारे रिजर्व्स हैं, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या फिर इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी सारा ऑयल रिजर्व है, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ONGC मस्ट फोकस ऑन इंडिया। जो रिफाइनरीज़ है उनको बेटर करने की ज़रूरत है रिफाइनरीज़ में, ताकि क्रूड ऑयल जल्दी से आए और जल्दी से रिफाइन होकर दुनिया को भेज सके भारत। दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए भी रिफाइनरीज़ को बेटर करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया का ऑयल रिजर्व बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तब इंडिया क्या कर सकती है, बहुत सारा ऑयल खरीद के अपने रिजर्व में रख सकती है। और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं जैसे अभी, तो कम प्राइस में वो रिजर्व से ऑयल दे सकती है, एंड इट कैन कीप ऑन डूइंग दिस सेम साइकिल। तो ऑयल रिजर्व्स बढ़ाने की ज़रूरत है, ऑयल रिजर्व्स बेटर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, आप देख सकते हैं। ये जो सारे ऑरेंज या ब्लू में मार्क किए हुए हैं, इन सब जगहों पे आप देख सकते हैं इनका कैपेसिटी। सो विद दैट वी एंड द सेशन। Thank you very much for listening to me, but before going, let me give you a very nice quote by Paulo Coelho, the Brazilian lyricist and novelist. Rest a little, but as soon as you can, get up and carry on. Because ever since your goal found out that you were traveling toward it, it has been running to meet you. Thank you very much, guys.